हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इलीगल एंड वॉइड एग्रीमेंट्स के डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले क्या है, स्कोप डिफाइन करता है वो। वॉइड एग्रीमेंट्स जो होते हैं उनका स्कोप ये जरूरी नहीं कि वो इलीगल हो। वॉइड एग्रीमेंट्स ये जरूरी नहीं इलीगल हो। इलीगल एग्रीमेंट इज ऑलवेज वॉइड। जो इलीगल एग्रीमेंट होगा वो हमेशा ही वॉइड होगा। नेचर नॉट फॉरबिडन अंडर एनी लॉ, बट जो इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं वो फॉरबिडन होते हैं लॉ में, यानी लॉ के द्वारा वो मना हुए होते हैं, यानी वो पहले से ही लॉ के थ्रू मना होते हैं। ठीक है। पनिशमेंट, पार्टीज आर नॉट लाइबल फॉर एनी पनिशमेंट। वॉइड एग्रीमेंट में कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती पार्टीज को, बट इलीगल एग्रीमेंट्स में पनिशमेंट के लिए पार्टीज लाइबल हो जाती हैं। कोलेट्रल एग्रीमेंट्स, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट्स कोलेट्रल टू वॉइड एग्रीमेंट्स में आल्सो बी वॉइड। ये जरूरी नहीं जो अग्रीमेंट्स कोलेट्रल हो वॉइड एग्रीमेंट्स के वो भी वॉइड हो जाएं। ऐसा हो सकता है कि वो वैलिड हो, ये वॉइड हो जाए, बट जो कोलेट्रल एग्रीमेंट्स होते हैं इलीगल एग्रीमेंट्स के वो भी वॉइड हो जाते हैं। तो कोलेट्रल एग्रीमेंट को समझिए बेटा। कोलेट्रल एग्रीमेंट्स क्या होता है? बेसिकली कोलेट्रल एग्रीमेंट्स का मतलब है कि जो कंकरेंटली, यानी जो अग्रीमेंट फिलहाल है, जो आज के टाइम पर है, प्रेजेंट सिचुएशन में जो अग्रीमेंट है, उसी से रिलेटेड अगर कोई दूसरा एग्रीमेंट है, यानी एक एग्रीमेंट साइन हुआ और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन किसी दूसरे एग्रीमेंट में मेंशन है, तो यानी वो फर्स्ट एग्रीमेंट जो है उसके कोलेट्रल सेकंड एग्रीमेंट है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। फॉर एग्जांपल ए और बी दो पर्सन है जिन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया और उस अग्रीमेंट्स में लिखा कि आपको क्या है, कुछ कंडीशन जो है वो कंप्लाई करनी पड़ेगी, और वो कंडीशन उन्होंने मेंशन कर दी किसी दूसरे एग्रीमेंट में, या उन्होंने कुछ दूसरा एग्रीमेंट में ये बताया कि इस फर्स्ट एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए आपको सेकंड एग्रीमेंट को पहले पूरा करना पड़ेगा। तो इस केस में ये दोनों एग्रीमेंट क्या हो गए, आपस में कोलेट्रल हो गए। तो लॉ बोलता है जो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, यानी जो एग्रीमेंट वॉइड हो जाते हैं, वो जरूरी नहीं कि जो उनके कोलेट्रल एग्रीमेंट है वो भी वॉइड हो जाए। ठीक है बेटा, लेकिन लीगल एग्रीमेंट के केस में कोलेट्रल भी वॉइड हो जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सिबल ही ना हो सके, वो क्या कहलाते हैं, अनएनफोर्सिबल। अनएनफोर्सिबल किस वजह से? या तो कोई उसमें टेक्निकल डिफॉल्ट हो, जैसे अभी हमने बात करी थी कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो बनते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि या तो वो रजिस्टर्ड हो या फिर रिटर्न में हो। फॉर एग्जांपल हमने लिया था इंश्योरेंस कंपनी का कि उसमें रिक्वायरमेंट थी कि वो राइटिंग में होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन की वो बात करते हैं कि जो कंप्लाइंस नहीं की गई उस कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए वो अनएनफोर्सिबल हो जाता है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब बात कर लेते हैं फर्दर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा चार केसेस हमने इसमें पढ़े थे। तो फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सप्रेस कर दिया जाए। एक्सप्रेस कैसे? या तो बोलकर या लिखकर, यानी बाय वर्ड्स और रिटर्न। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कौन से बनते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं बेटा? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट जो किसी एक्ट या बिहेवियर से फॉर्म्ड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका ले, सपोज एक पर्सन है मिस्टर ए जो आए हैं रेलवे से, कहीं से ट्रेवल करके आए हैं, रेलवे स्टेशन पर उतरे। अब उनके पास उनका लगेज है, एक कुली उनके पास आता है और वो लगेज उठा लेता है, और जैसे ही वो लगेज उठाता है मिस्टर ए क्या करते हैं, उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो इस केस में कुली और मिस्टर ए के बीच में क्या बना? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में नेक्स्ट आता है बेटा टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? टैसिट का मतलब होता है साइलेंट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी बेटा एक्ट या आपके बिहेवियर से ही काम करते हैं। तो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का अगर हम एक क्लासिक एग्जांपल ले तो इसका एग्जांपल आता है कि एक कस्टमर जाता है एटीएम मशीन में पैसे विड्रॉल करने। तो ये जो एग्जांपल है ये भी टैसिट का है। इसमें कस्टमर चुप रहता है, कोई बात नहीं करता, और मशीन के थ्रू, बैंक की एटीएम मशीन के थ्रू वो अपने कैश विड्रॉल करता है या डिपॉजिट करता है। तो ये टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट आता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि वो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट ये रिजेंबल करता है कॉन्ट्रैक्ट की तरह। ये दो पार्टीज आपस में बैठ के क्रिएट नहीं करती, ये कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं जिस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है बाय लॉ। इसका एग्जांपल दूं मैं बेटा कि इन केस अगर एक पर्सन है जिसका कुछ सामान खो गया है, जो फाइंडर है गुड्स का और जो ओनर ऑफ गुड्स है, तो उसके बीच में ये क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट यानी
नॉट कंप्लीटली अ कॉन्ट्रैक्ट, क्वेसी होता है नॉट कंप्लीटली, तो उसके बीच में फाइंडर और ओनर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जब फाइंडर जो है अगर ओनर को गुड्स देता है तो उस केस में ये माना जाएगा कि इन दोनों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है बेटा। ई कॉन्ट्रैक्ट सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट। जैसे इसका एक एग्जांपल ले, आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, जब भी आप सॉफ्टवेयर को फिर इंस्टॉल करेंगे तो उसमें वो पूछता है कि ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या आप इस पे अग्री करते हैं। इन केस आप अग्री करते हैं तो आप जो कंपनी है जिसका वो सॉफ्टवेयर है और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है बेटा, ये होते हैं एग्जांपल ई कॉन्ट्रैक्ट्स के। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस के बेसिस पे फर्दर डिफाइन किया। हमने डिफाइन किया था एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी में भी दो पार्ट थे, यूनिलैटरल और बायलैटरल। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं बेटा, एग्जीक्यूटेड यानी जो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, यानी परफॉर्मेंस के बेसिस पे हैं, दोनों पार्टीज ने अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर दी। सपोज आप एक दुकान पे गए, आप एक शॉप पे गए पेन खरीदने और आपने उसे 10 रुपए दिए, 10 रुपए वाला पेन खरीद रहे हैं आपने उसे 10 रुपए दिए और सेकंड पार्टी ने आपको पेन दे दिया, तो दोनों पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर दी, तो ये हो गए हमारे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है हमारा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं बेटा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि एक तरीके से अभी परफॉर्मेंस पूरी नहीं हुई, सिंपली क्या हुआ है, एक आपस में अग्रीमेंट हो गया है लेकिन परफॉर्मेंस किसी भी पार्टी ने पूरी नहीं की, और जो कंसिडरेशन होती है इस केस में वो होती है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। इसका एक एग्जांपल ले बेटा, तो इस केस में एग्जांपल लेते हैं। जी अग्री करता है कि वो एच का ट्यूशन लेगा। एच एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और जी उसे ट्यूशन देने की बात कर रहा है, तो बोलता है कि मैं अग्री करता हूं कि तुम्हें ट्यूशन दूंगा लेकिन अगले महीने से दूंगा और बदले में मुझे क्या चाहिए कि 1000 रुपए पर महीना मैं चार्ज करूंगा। तो दोनों ने अग्री कर लिया बट किसी ने भी अभी परफॉर्मेंस नहीं की है, ना ही एच ने अभी जी को मनी दी है 1000 और ना ही जी ने अभी पढ़ाना शुरू किया है, तो दोनों की अभी क्या है, एग्जीक्यूशन बाकी है। एग्जीक्यूटरी यानी अभी तक दोनों ने परफॉर्मेंस नहीं की है। अब बात करते हैं इसकी डिटेल में। तो यूनिलेटरल और बायलेटरल इसी के पार्ट को आगे डिफाइन करता है। यूनिलेटरल क्या बोलता है कि जहां पर एक पार्टी ने जो है अपनी परफॉर्मेंस या ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दी है बट दूसरी पार्टी ने अभी नहीं की, और बायलेटरल क्या होता है कि जहां पर दोनों पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस अभी कंप्लीट नहीं की। तो यूनिलेटरल का अगर हम एग्जांपल ले बेटा, सपोज एक पर्सन है एम और उनका लड़का खो जाता है, तो उस केस में वो एडवर्टाइज देते हैं कि जो भी पर्सन उनके लड़के को ढूंढ के लेके आएगा वो उसे रिवॉर्ड देंगे 5000 रुपए का। तो इस केस में एक पर्सन है बी, वो उनके लड़के को ढूंढ के ले आता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बना, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। यानी बी ने तो अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर दी, उसने क्या किया, लड़का ढूंढ के ले आया। अब किसकी बारी है, अब एम की बारी है कि वो उसे रिवॉर्ड करे। दूसरे हैंड पे बात करें तो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल के बारे में हमने क्या बताया था कि वो जिसमें दोनों पार्टीज ने अभी भी परफॉर्मेंस अपनी नहीं किया। इसका एग्जांपल ले बेटा कि सपोज मिस्टर ए हैं जिनके पास एक प्लॉट है, वो 1 लाख रुपए का उसे बेचना चाहते हैं, और दूसरे पर्सन है मिस्टर बी जो 1 लाख रुपए में उसे खरीदना चाहते हैं। मिस्टर बी क्या करते हैं, मिस्टर बी 25,000 रुपए अर्नेस्ट मनी जो है ए को थमा देते हैं। अर्नेस्ट मनी यानी टोकन मनी। और ए क्या करते हैं बदले में, ए क्या करते हैं, उन्हें पोजीशन दे देते हैं और बोलते हैं कि सेल डीड वो तब एग्जीक्यूट करेंगे जब बी जो है उनकी पेमेंट, बैलेंस पेमेंट जो है वो पूरी कर देगा। तो दोनों पार्टीज के पार्ट पे कुछ ना कुछ बाकी है, तो ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है लेकिन है बायलैटरल, यानी दोनों पार्टीज अभी भी बाकी है अपनी परफॉर्मेंस पूरा करने के लिए। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, हमने वो समझा। कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ हमने समझा कि अग्रीमेंट क्या होता है, और अग्रीमेंट के साथ हमने ऑफर और एक्सेप्टेंस समझ लिया। कंसिडरेशन को जो डिफाइन किया है वो सेक्शन 2D ने डिफाइन किया है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो क्या बोलता है सेक्शन, when at the desire of promisor, the promisee or any other person, यानी कि प्रोमिसर की इच्छा पे प्रोमिसी करता है या कोई और अदर पर्सन करता है, has done or abstain from doing यानी कुछ किया था उसने और कुछ नहीं किया था, or does or abstain from doing कुछ कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है, और promises to do or abstain from doing, और promise कर रहा है कि वो कुछ करेगा और कुछ नहीं करेगा। Such an act or absence or promise is called consideration for the promise, यानी वो कुछ करना और कुछ ना करना उस promise के लिए क्या बन जाता है, consideration। तो बेटा समझें अगर इस डेफिनेशन को, तो क्या बताई गई है डेफिनेशन में बताया गया है कि when at the desire of promiser, promiser की इच्छा पे
प्रोमिसी या कोई और अदर पर्सन कुछ करता है या कुछ नहीं करता, तो कुछ करना और कुछ नहीं करना जो है वो प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन मान लिया जाता है। एक बात ध्यान दे बेटा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों पॉइंट को जो है कंसिडरेशन में कंसिडर कर लिया गया है। कैसे? हैज डन और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग, प्रोमिसी या किसी और अदर पर्सन ने कुछ किया था या कुछ नहीं किया था। और डज और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग, ये प्रेजेंट की बात करता है। प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग, ये बात करता है बेटा फ्यूचर की। यानी कंसिडरेशन बेटा प्रेजेंट भी हो सकती है, पास्ट भी और फ्यूचर भी। ठीक है बेटा, चलते हैं एक बार डेफिनेशन को जरा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है कंसिडरेशन इज एन एक्ट डूइंग समथिंग। हैज डन, जैसे कि हमने बात करी, हैज डन और डज टू डू, ये क्या बात कर रहे हैं? कुछ करने की बात कर रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, अजय promises Bhuvan to guarantee payment of price of the goods which Bhuvan wanted to sell on 1 month credit to Chaitanya। अजय ने प्रॉमिस की है भुवन से कि वो गारंटी करता है, किस बात की गारंटी कर रहा है? कि वो पेमेंट कर देगा गुड्स के प्राइस की, जो भुवन चाहता है कि वो चैतन्य को 1 महीने के क्रेडिट पर बेच दे। भुवन यहां पर चैतन्य को क्रेडिट पर गुड्स बेच रहा है, किसकी प्रॉमिस पर? एस की प्रॉमिस पर। तो कंसिडरेशन क्या हो गया बेटा? सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बाय भुवन टू चैतन्य, ये क्या हो जाएगी? कंसिडरेशन हो जाएगी ए के प्रॉमिस के लिए। दूसरी बात समझो, कंसिडरेशन इज एब्सिस्टेंस एब्स्टेंट फ्रॉम डूइंग, यानी कंसिडरेशन क्या है? कुछ ना करना भी कंसिडरेशन में आता है। जैसे अभिषेक प्रॉमिस करता है भारती को कि अभिषेक जो है भारती के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं करेगा अगर भारती उसे क्या करे? 1 लाख रुपए दे दे। तो इस केस में अभिषेक कुछ ना करने के लिए उसे क्या मिल रहे हैं? 1 लाख रुपए। तो ये जो 1 लाख रुपए मिल रहे हैं बेटा, ये हो जाएगी कंसिडरेशन। ठीक है बेटा, कुछ ना करने के लिए जो मिल रहा है वो हो जाएगी कंसिडरेशन। थर्ड, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, जो बात फर्स्ट लाइन में है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कंसिडरेशन मूव हो सकती है फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये हमने समझा। कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है और प्रेजेंट भी हो सकती है। तो बेटा कंसिडरेशन की जो डेफिनेशन है, इसके एनालिसिस करके हमने कुछ 5 पॉइंट्स जो हैं वो समझे कि कंसिडरेशन कुछ करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। कंसिडरेशन जो है वो प्रोमिसर की डिजायर पर ही होनी चाहिए, मस्ट है। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। और जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसी की तरफ से भी मूव हो सकती है या कोई और अदर पर्सन भी कंसिडरेशन दे सकता है। कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी और फ्यूचर। यानी हम कहें कि तो कंसिडरेशन क्या हुआ? एक बहुत ही वाइड टॉपिक हुआ। कंसिडरेशन में क्या क्या इंक्लूड हो गया बेटे? इस तरह से कि अगर कोई प्रॉफिट मिल रहा है तो वो भी कंसिडरेशन, कोई राइट मिल रहा है तो वो भी कंसिडरेशन, कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी कंसिडरेशन, कोई बेनिफिट हो रहा है किसी पार्टी को वो भी कंसिडरेशन, और अगर कोई पार्टी कुछ ना करने के लिए कुछ रिसीव कर रही है तो वो भी कंसिडरेशन। एक फेमस इंग्लिश केस आया था बेटा, मीसा वर्सेस क्योरी, और उसमें जो कंसिडरेशन को बताया गया था वो क्या बताया गया था? उन्होंने बताया अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ। जो एक कंसिडरेशन होती है लॉ की निगाह में वो क्या हो सकती है? ईदर इन सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट एक्रूइंग टू वन पार्टी। यानी प्रोमिसर को क्या हो सकता है? वो प्रोमिसर को या तो कोई राइट मिले, कोई इंटरेस्ट मिले, कोई प्रॉफिट हो या कोई बेनिफिट मिले। और ऑन द पार्ट ऑफ प्रोमिसी वो क्या हो सकता है? फॉरबियरेंस, डेट्रीमेंट, लॉस और रेस्पॉन्सिबिलिटी गिवन, सफर्ड और अंडरटेकन बाय द अदर। यानी एक तरीके से कोई क्षमा याचना हो सकती है, कोई लॉस हो सकता है, कोई नुकसान हो सकती है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलना हो सकती है, या कोई अंडरटेकिंग हो सकती है। किसके पार्ट पर? प्रोमिसी के पार्ट पर। तो ये क्या हो जाती है बेटा? ये कंसिडरेशन होती है। समझ आ गया बेटा इतना कंसिडरेशन? कंसिडरेशन की डेफिनेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमने एनालिसिस किया था, एक तरीके से ये ही इसके हम लीगल रूल्स भी बना सकते हैं कि कंसिडरेशन कैसे होनी चाहिए। कंसिडरेशन कुछ करने के लिए होनी चाहिए, कंसिडरेशन कुछ ना करने के लिए होनी चाहिए, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। तो ये सारे हम लीगल रूल्स भी इसी कंसिडरेशन की डेफिनेशन में से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के लिए कौन से लीगल रूल्स होते हैं? फर्स्ट, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। जैसा प्रोमिसर ने कहा है कंसिडरेशन वैसी ही मूव होनी चाहिए। तो बेटा इस पॉइंट में क्या डिस्कस किया गया है? इस पॉइंट में डिस्कस किया गया है कि जो कंसिडरेशन है वो
must be offered by the promisee or the third party at the desire or request of promiser। यानी जो promiser ने request की है या promiser की जो desire है उसके according ही कंसिडरेशन जो है ऑफर्ड करनी चाहिए प्रोमिसी द्वारा या कोई थर्ड पार्टी द्वारा। एक एग्जांपल की बात करते हैं। सपोज दो पर्सन है ए और बी, और ए की शॉप में आग लग जाती है, तो बी जो है वो देखता है कि ए की शॉप जो है वो जल रही है और वो उसे बुझाना शुरू कर देता है। जब आग बुझ जाती है तो बी ए के पास जाता है और बताता है कि जो है आपकी शॉप जो थी मैंने उसे बचा लिया है, अब मुझे आप रिवॉर्ड दीजिए। तो इस केस में ए जो है उसे रिवॉर्ड नहीं देगा। बेटा क्यों नहीं देगा? क्योंकि ए ने उसे ऐसा करने के लिए बोला ही नहीं था। कोई भी कंसिडरेशन मूव नहीं हो पाई एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, यानी जो ए था उसकी डिजायर पे कंसिडरेशन मूव नहीं हुई। इवन आग बुझाना जो है वो कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, बट ए ने नहीं कहा था उसे आग बुझाने के लिए, इसलिए इस केस में ये कंसिडरेशन क्या हुई, ये मूव नहीं हुई एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। ठीक है बेटा। एक फेमस केस लॉ आया था दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव इस केस में। तो इस केस में हुआ क्या था बेटा, कलेक्टर था और कलेक्टर ने दुर्गा प्रसाद को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि वो एक टाउनशिप में मार्केट बनाए। ठीक है। तो जो दुर्गा प्रसाद थे उन्होंने अपने खर्चे पे वो मार्केट बनाई और धीरे धीरे जो मार्केट में दुकानें बनी हुई थी शॉपकीपर्स आने शुरू हो गए। तो ऐसे ही एक शॉपकीपर थे बलदेव। बातों ही बातों में दुर्गा प्रसाद ने बताया बलदेव को कि ये जो मार्केट बनाई हुई है ये मैंने अपने खर्चे पर बनाई हुई है और मेरा इसमें काफी पैसा लग चुका है। तो बलदेव ने कहा कि ठीक है, आपका इसमें काफी पैसा लगा है, आपने काफी अच्छा काम किया है, मार्केट बनाई है, तो मैं क्या किया करूंगा, जब मेरी सेल्स शुरू होंगी तो मैं कुछ परसेंटेज अपनी सेल का आपको दे दिया करूंगा, इससे आपकी रिकवरी भी हो जाएगी। तो दुर्गा प्रसाद जो थे वो काफी खुश हुए इस बात पर। लेकिन जब सेल्स होनी शुरू हुई बलदेव की तो उन्होंने क्या किया, जो अपनी प्रॉमिस की थी कि वो कमीशन देंगे उन्हें, वो देने से मना कर दिया। अब दुर्गा प्रसाद जो थे उन्होंने क्या किया, बलदेव के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया कोर्ट में। तो कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो ये दिया कि चूंकि जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो मिला था कलेक्टर की तरफ से दुर्गा प्रसाद को, यानी जो कंसिडरेशन मूव हो रही थी वो किसकी तरफ से हो रही थी, प्रोमिसर की तरफ से। इस केस में जो बलदेव हैं उनकी तरफ से कोई भी कंसिडरेशन मूव नहीं हुई है, तो इसलिए बलदेव की कोई भी इसमें लायबिलिटी अराइज नहीं होती कि वो जो कमीशन है वो दुर्गा प्रसाद को दे। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन जो मूव हो सकती है वो या तो प्रोमिसी की तरफ से हो सकती है या किसी और अदर पर्सन के थ्रू हो सकती है। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा, डेफिनेशन में भी क्लियरली लिखा हुआ था, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी कंसिडरेशन जो मूव हो रही है वो प्रोमिसी की तरफ से हो रही है, किसी और पर्सन की तरफ से हो रही है। एक फेमस केस की बात करते हैं, चिनैया वर्सेस रमैया। वैसे ये केस लॉ जो है बेटा वो एक्सेप्शन है प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का। प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है बेटा, कि जो पार्टीज है वही आपस में स्यू कर सकती है और कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज नहीं है वो सू नहीं कर सकती, तो उस केस का ये एक्सेप्शन भी माना जाता है। चिनैया वर्सेस रमैया। तो इस केस में हुआ क्या था बेटा, एक ओल्ड लेडी थी और उनकी डॉटर थी रमैया। ओल्ड लेडी के पास एक प्रॉपर्टी थी, तो उन्होंने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी को रमैया को गिफ्ट कर दिया। लेकिन गिफ्ट देते समय उन्होंने डायरेक्शन दी कि जो रमैया है वो ₹653 653 रुपए जो है एन्युटी के तौर पर ओल्ड लेडी की सिस्टर को देती रहेंगी। ठीक है। और इस बात का जो है रमैया ने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया। कुछ दिनों बाद जो थी ओल्ड लेडी उनकी मृत्यु हो गई और रमैया ने क्या किया, रमैया ने एन्युटी देना बंद कर दिया चिनैया को। चिनैया जो थी वो ओल्ड लेडी की सिस्टर थी। अब हुआ क्या, बाद में चिनैया ने जो है वो रमैया के ऊपर केस फाइल कर दिया। तो रमैया ने कोर्ट में कहा कि चूंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो उनकी मदर और उनके बीच में हुआ था, यानी रमैया और ओल्ड लेडी के बीच में हुआ था। चिनैया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर है, उनका कोई भी रोल नहीं है। लेकिन बाद में कोर्ट ने बताया कि चिनैया को एन्युटी मिलना वो कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट था। जो कॉन्ट्रैक्ट बना था ओल्ड लेडी और रमैया के बीच वो ये था कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो है गिफ्ट कर रही है रमैया को,
लेकिन साथ में उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि वो एन्युटी भी पे करती रहे चिन्नैया को। तो इस केस में जो डॉटर की दलील थी वो कोर्ट ने नहीं मानी, ऑर्डर दिया कोर्ट ने कि जो एन्युटी की अमाउंट है आप चिन्नैया को देते रहें। ठीक है बेटा, तो ये था केस चिन्नैया वर्सेस रमैया का। इसमें हमने 2 पॉइंट को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फर्स्ट था हमारा कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी कंसिडरेशन जो है प्रोमिसी की तरफ से या किसी और अदर पर्सन की तरफ से मूव हो सकती है। और दूसरी जब हम पढ़ेंगे स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उस पॉइंट के लिए भी थोड़ा सा हमने यहां पर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि चिन्नैया जो है वो पार्टी नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट की, इवन दो उन्होंने सूट फाइल कर दिया और सक्सीड हुई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जो है वो दी जा चुकी है, वो क्या होता है बेटा, एग्जीक्यूटेड, यानी कंसिडरेशन ऑलरेडी पेड। और एग्जीक्यूटरी मींस यानी अभी तक कंसिडरेशन पेड नहीं हुई है। इसका एक एग्जांपल ले बेटा, ए और बी 2 पर्सन है और ए ने बी को 5000 रुपीज दिए और कहा कि मैं आपके पास अगले महीने आऊंगा और एक सर्टेन क्वांटिटी जो है मुझे वीट चाहिएगा, आप मुझे वो दे देना। तो इस केस में बी ने कहा कि ठीक है मैं आपको दे दूंगा, बी ने प्रॉमिस कर दिया और ए ने क्या किया, ए ने आज की डेट पर ही पेमेंट कर दी। तो बात करें एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन की, तो ए की तरफ से क्या हुआ बेटा, ए की तरफ से कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड हो गई, यानी 5000 रुपीज उसने आज बी को ही दे दिए। और बी की तरफ से क्या कंसिडरेशन मूव होगी, बी की तरफ से कंसिडरेशन क्या होगी, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वीट। जो वीट वो ए को देगा वो कंसिडरेशन हो जाएगी ए के लिए, लेकिन आज जो है बी ने प्रॉमिस किया है सिर्फ डिलीवर नहीं किया, तो इस केस में बी की तरफ से जो कंसिडरेशन वो है एग्जीक्यूटरी नेचर की। नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जैसे कि हमने बात की थी बेटा, कंसिडरेशन जो है वो पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है। जैसे कि जो डेफिनेशन है वो सिंपली बता रही है, जो वर्ड है हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग वो प्रेजेंट है, और टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग वो बेटा हमारे फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ए परफॉर्म सम सर्विसेज टू बी एट हिज डिजायर, ए ने कुछ सर्विसेज जो है वो बी के लिए परफॉर्म की, बी की इच्छा पर। आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते बाद, बी प्रोमिसेस टू कंपनसेट ए, बी ने प्रॉमिस किया कि ठीक है, बी ने प्रॉमिस किया ए को कि वो उसे कंपनसेट करेगा जो उसने उसके लिए काम किया है। तो ये एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा, इट इज सेट टू बी अ पास्ट कंसिडरेशन, यानी ए ने जो है अपनी सर्विस पहले ही परफॉर्म कर दी थी और बी जो है बाद में उसने प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं आपको कुछ रिवॉर्ड दूंगा या कुछ कंपनसेट करूंगा जो आपने मेरे लिए काम किया। तो इस केस में ए सू कर सकता है बी को, इन केस अगर बी अपने प्रॉमिस को तोड़ता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट है कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन में ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो एडिक्वेट ही होनी चाहिए। कंसिडरेशन में सिंपली क्या है बेटा, समथिंग इन रिटर्न हो, जो दिया गया है उसके बदले में होना चाहिए। यानी अगर हम बात करें कि एक पर्सन है अपना हाउस बेचना चाहते हैं, 6 लाख रुपए की उसकी मार्केट वैल्यू है, बट वो 1 लाख में ही बेचना चाहते हैं, तो इस केस में हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो प्राइस है वो एडिक्वेट नहीं है, ये कंसिडरेशन जो है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि कंसिडरेशन एडिक्वेट होने की लॉ में कोई बात नहीं है, सिंपली बात की गई है समथिंग इन रिटर्न, यानी कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो दिया जा रहा है उसकी इक्वल ही मिलना चाहिए। ठीक है बेटा, समझ गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। केस में वो बात करता है कि कंसिडरेशन परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, एक पर्सन है मिस्टर ए और एक है पुलिसमैन। तो ए जो है वो पुलिसमैन को बोलते हैं कि सर आप हमारे इलाके में चोरों को पकड़िए और अगर आप चोरों को पकड़ते हैं तो मैं आपको 10,000 रुपीज दूंगा। तो इस केस में क्या करते हैं, फिर पुलिसमैन चोरों को पकड़ना शुरू कर देते हैं और इस उम्मीद में कि उन्हें 10,000 रुपीज मिलेंगे। तो बेटा ये जो कंसिडरेशन वो दे रहे हैं मिस्टर ए पुलिसमैन को, ये वॉइड हो जाएगी, क्योंकि जो पुलिसमैन है वो लीगली बाउंड है अपने ड्यूटीज को करने के लिए। चोरों को पकड़ना उनकी ड्यूटी में आता है, तो इस केस में ए जो उन्हें दे रहे हैं 10,000 रुपीज वो वॉइड हो जाएंगे। नेक्स्ट, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। तो बात करें एग्जांपल की बेटा, एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी। ए बोलता है बी से कि आप क्या कीजिए, आप मुझे अपना जो 10 लाख का मकान है वो दे दीजिए और मैं जितने आसमान में तारे हैं वो आपको तोड़ के ला दूंगा। तो ये जो कंसिडरेशन है ये बेटा रियल नहीं है, इल्यूशनरी है, तो इस केस में ये ट्रांजैक्शन वॉइड हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कंसिडरेशन जो होनी चाहिए वो लॉफुल होनी चाहिए,
इमोरल या अनलॉफुल या पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल की, ए अग्री करता है बी के साथ कि वो उसे अपनी गाड़ी बेच देगा 2 लाख रुपए में, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ए जो है एक ऑब्लिगेशन में है कि वो अपनी कार दे रहा है बी को, और बी के पास राइट है उस कार को रिसीव करने का 2 लाख रुपए की पेमेंट करने के बाद, ठीक है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये एक वैलिड है और लॉफुल ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बेटा स्यूड बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी अब हम जो है वो बात करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। होता क्या है, ये जो प्रिंसिपल है वो डिफाइन करता है कि जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो ही केवल स्यू कर सकती है। अगर कोई स्ट्रेंजर है जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है वो स्यू नहीं कर सकता। ये जो प्रिंसिपल है वो ये डिफाइन करता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक पर्सन है अर्जुन और दूसरे पर्सन है मिथिलेश। अर्जुन ने मिथिलेश से कुछ पैसे लिए हुए हैं, लेकिन अब अर्जुन के पास एक प्रॉपर्टी है और अर्जुन उस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं राकेश को। राकेश प्रॉमिस करते हैं अर्जुन को कि वो मिथिलेश के जो पैसे हैं वो पे कर देंगे, लेकिन बाद में राकेश क्या करते हैं, मिथिलेश के पैसे नहीं देते। तो इस केस में जो मिथिलेश हैं वो राकेश को स्यू नहीं कर सकते, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो अर्जुन और राकेश के बीच में हुआ था, इसलिए वो क्या है, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा ये जो हुआ ये था प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, बट इसमें है कुछ एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। एक्सेप्शन का मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है वो भी स्यू कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज इन केस ऑफ ट्रस्ट, जहां पर ट्रस्ट होता है, जहां पे ट्रस्ट बनता है वहां पे बेनिफिशियरी अपने राइट के लिए, वहां पे बेनिफिशियरी अपने राइट को एनफोर्स कराने के लिए स्यू कर सकता है और ये भी वैलिड स्यू माना जाता है। बात करें हम फेमस केस की जो अभी हमने किया था चिन्नैया वर्सेस रमैया, तो इसका वो एग्जाम्पल है कि जिस केस में ओल्ड लेडी थी, ओल्ड लेडी ने अपनी डॉटर को है गिफ्ट की थी अपनी एस्टेट प्रॉपर्टी, और डॉटर से कहा था कि वो उनकी सिस्टर जिसका नाम था चिन्नैया उसको एन्युटी देती रहे मंथली, लेकिन बाद में जो डॉटर थी रमैया उसने देने से मना कर दी थी एन्युटी चिन्नैया को, और आपस में डिस्प्यूट अराइज हुआ था। फिर कोर्ट ने जो है वो जजमेंट दी थी कि इस केस में चिन्नैया को एन्युटी मिलेगी, भले ही कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, ओल्ड लेडी या रमैया के बीच। तो ये था बेटा ट्रस्ट का एग्जाम्पल, जहाँ पे बेनिफिशियरी कौन थी, बेनिफिशियरी थी चिन्नैया, और चिन्नैया को जो है एन्युटी मिल रही थी, तो उन्होंने अपने राइट को एनफोर्स कराने के लिए स्यू कर दिया था और एक वैलिड स्यू था। तो नेक्स्ट है बेटा इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, जो फैमिली मेंबर पार्टीज नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की वो भी स्यू कर सकते हैं। इस केस में अगर कोई सेटलमेंट होती है और सेटलमेंट क्या की जा रही है, रिड्यूस की जा रही है इन राइटिंग, यानी सेटलमेंट में जो अमाउंट दी जा रही थी उसे रिड्यूस किया जा रहा है, तो उस केस में जो मेंबर्स हैं, जो पार्टीज हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज नहीं थे, वो भी इस अग्रीमेंट को एनफोर्स करा सकते हैं और स्यू कर सकते हैं पार्टीज को। नेक्स्ट इज इन द केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट, तो इस केस में भी थर्ड पार्टी है वो भी स्यू कर सकती है। इसका एक एग्जांपल ले बेटा, एक पर्सन है जो फादर है एक लड़की के जिसका नाम है नैन्सी, और एक पर्सन है पीटर। पीटर नैन्सी के फादर को प्रॉमिस करते हैं कि वो नैन्सी से शादी करेंगे। इनकेस वो शादी नहीं करते तो वो बदले में उन्हें 10 लाख रुपीस देंगे। बाद में क्या होता है, पीटर नैन्सी से शादी नहीं करता, तो अब जो नैन्सी है वो जो है पीटर को स्यू कर सकती है और 10 लाख रुपीस की डिमांड कर सकती है, इवन दो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, फादर और पीटर के बीच में, नैन्सी के फादर और पीटर के बीच में, लेकिन स्टिल नैन्सी इसमें जो है स्यू कर सकती है और स्यू सक्सीड हो जाएगा। नेक्स्ट इन द केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ये बात करता है बेटे उस कॉन्ट्रैक्ट की जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए, इवन दो जिस पर्सन को बेनिफिट मिलने वाला है वो उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पर्सन क्या कर सकता है, एनफोर्स करा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर कोई भी पार्टी फेल होती है। लेकिन एक बात इसमें ध्यान देने योग्य है बेटा, वो है कि जो नॉमिनी होता है लाइफ इंश्योरेंस का, जो नॉमिनी होता है उसे ये राइट नहीं मिलता। नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल, तो एस्टोपल क्या होता है बेटा, एस्टोपल होता है बेटा रिप्रेजेंट करना किसी को। अगर हम इसकी बात करें तो ये उन केसेस को डील करता है जहां पर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपने कंडक्ट से या बिहेवियर से एक्नॉलेज कराता है कि वो किसी तीसरे पर्सन का एजेंट है। बात करें कि एग्जांपल की बेटा 3 पर्सन है, ए बी सी। ए जो है
बी को एक सर्टेन अमाउंट देता है, सपोज 20,000 की, और बोलता है कि ये जो मनी है आप सी को दे देना। बी जो है फोन पे कंफर्म कर देता है सी को कि ठीक है, आपके जो पैसे हैं मेरे पास रखे हैं, जब आप आएंगे ले लेना। जब सी बी के पास अमाउंट लेने आता है तो बी मना कर देता है, तो इस केस में सी जो है ये अमाउंट रिकवर कर सकता है बी से। ठीक है बेटा, ये था एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपेल। नेक्स्ट आता है इन द केस ऑफ कॉवेनेंट रनिंग विद द लैंड। तो बेटा ये उन केसेस को डील करता है जहां पर एक लैंड जो है वो परचेज कर रहा है एक पर्सन, उस नोटिस के साथ कि जो ऑनर है वो लैंड का, वो सर्टेन ड्यूटीज या लायबिलिटीज से बाउंड है उस लैंड से रिलेटेड। जैसे एक एग्जांपल ले, के पास एक लैंड है और वो बी को सेल करना चाहता है। ए ने क्या बोला है कि मैं आपको ये सेल कर दूंगा, बट इस लैंड का कुछ पोर्शन जो है उस पे पार्क बनना चाहिए, वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। बी अग्री करता है कि ठीक है, वो उस पे ऐसा ही करेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद बी क्या करता है, बी उस लैंड को सी को सेल कर देता है, सेम कंडीशन बताकर सी को। लेकिन सी क्या करता है, पूरे लैंड को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूटिलाइज कर लेता है। इस बात का पता चलता है ए को, इवन दो ए जो है वो पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन वो फिर भी उसे स्यू कर सकता है और सक्सीड हो सकता है। तो ये था बेटा इन द केस ऑफ कॉवेनेंट रनिंग विद द लैंड। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट, यानी एजेंट के बिहाफ पे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं उस केस में प्रिंसिपल लाइबल होता है। इवन दो एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बट जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो प्रिंसिपल उन्हें एनफोर्स करा सकता है, इवन दो वो पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की। नेक्स्ट इज वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, यानी कौन से ऐसे एग्रीमेंट है जिनकी वैलिडिटी होती है विदाउट कंसिडरेशन। इसे डिफाइन करता है बेटा सेक्शन 25। सेक्शन 25 बोलता है कि जनरल रूल इज दैट एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, यानी एक एग्रीमेंट जो बनाया जा रहा है बिना कंसिडरेशन की वो वॉइड होता है। इवन इन एवरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्ट्रैक्ट में ओनली बी इन्फोर्सिबल व्हेन कंसिडरेशन इज देयर, और कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सिबल हो सकते हैं, तब और तब जब उनमें कंसिडरेशन हो। ठीक है बेटा, हम समझने जा रहे हैं कि वो एग्रीमेंट जहां पर कंसिडरेशन नहीं होती वो भी वैलिड होते हैं और इन्फोर्सिबल होते हैं। सेक्शन 25 की ये है एक्सेप्शन। तो जो एग्रीमेंट बनते हैं ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन, जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन पर एग्रीमेंट बनते हैं उनमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं होती, फिर भी वो क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जिन्हें फुलफिल करना पड़ता है, जैसे इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज। जो पार्टीज है उनके बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। पार्टीज मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशनशिप टू ईच अदर, जो पार्टीज हैं वो नियर रिलेशनशिप में होनी चाहिए। इट मस्ट बी इन राइटिंग, ये राइटिंग में होना चाहिए। इट मस्ट ऑल्सो बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, और ये रजिस्टर्ड भी होना चाहिए लॉ में। बात करें एक एग्जाम्पल की, एक हस्बैंड है वो अग्रीमेंट बनाते हैं वाइफ के साथ कि वो अपनी अर्निंग का कुछ हिस्सा या कुछ पोर्शन जो है अपनी वाइफ को दिया करेंगे, और ये जो अग्रीमेंट बना ये राइटिंग में बना और ये रजिस्टर्ड भी हुआ। तो बाद में अगर हस्बैंड नहीं देते हैं कुछ पोर्शन वाइफ को अपनी अर्निंग का, तो क्या होगा, वाइफ उन्हें स्यू कर सकती है। लेकिन इस बात को बाल्फर वर्सेस बाल्फर वाले केस से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वहां पर हमने जो पढ़ा था बेटा, वहां पे सिर्फ और सिंपल क्या हुआ था, ओरल अग्रीमेंट हुआ था वाइफ और हस्बैंड के बीच। वो राइटिंग में नहीं था और ना ही वो रजिस्टर्ड हुआ था लॉ में। हमने सेम कंडीशन पढ़ी थी बाल्फर वर्सेस बाल्फर में, जहां पर एक अग्रीमेंट करता है हस्बैंड वाइफ के साथ कि वो उसे कुछ पोर्शन मेंटेनेंस का दे दिया करेगा, और बाद में जो हस्बैंड था उसने रिफ्यूज कर दिया था, डिनाई कर दिया था मेंटेनेंस अमाउंट देने से, और कोर्ट ने भी जो है ये बोला था कि ये एक सोशल अग्रीमेंट है। तो इस केस में आप इसके साथ कंफ्यूज मत हो जाना। तो अगर हस्बैंड जो है वो रजिस्टर्ड अग्रीमेंट करता है अपनी वाइफ के साथ, तभी क्या हो पाएगा, वैलिड हो पाएगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, यानी कंपनसेशन दी जा रही है वॉलंटरी सर्विसेज के लिए जो दी जा चुके हैं, यानी पास्ट में वॉलंटरी सर्विसेज दी जा चुकी है। इस केस में देखिए होता क्या है, 4 कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। सबसे पहली क्या बात है, सर्विसेज जो है वो वॉलंटरीली रेंडर्ड होनी चाहिए, यानी किसी के कहने पर नहीं होने चाहिए, स्वेच्छा से वो होनी चाहिए। सर्विसेज मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रोमिसेस, जो सर्विस दी जा रही है प्रोमिसर के लिए ही रेंडर होनी चाहिए। द प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन सर्विस वाज रेंडर्ड, जो प्रोमिसर है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए उस समय जब सर्विसेज दी जा रही हैं।
द प्रोमिसर मस्ट हैव इंटेंट टू कंपनसेट द प्रोमिसी, और जो प्रोमिसर है उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि वो कंपनसेट करे प्रोमिसी को। जैसे अगर हम बात करें एक एग्जांपल की, पी क्या करता है, आर के पर्स को ढूंढ कर लाता है। आर का जो पर्स था वो गुम हो गया था, पी क्या करता है, आर के पर्स को ढूंढ कर लेकर आता है। आर प्रॉमिस करता है पी को कि वो उसे 10,000 रुपीज देगा, तो इस केस में ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये चारों कंडीशन इसमें फुलफिल होनी चाहिए। तो इस केस में ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा अगर ये चारों कंडीशन इसमें फुलफिल हो जानी चाहिए। यानी सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो पी ने फाइंड किया है पर्स, वो आर के कहने पे नहीं किया, अपनी इच्छा से किया, स्वेच्छा से किया। और पी ने जो ये सर्विस प्रोवाइड की है वो आर के लिए प्रोवाइड की है, और जब पी ढूंढ रहा था पर्स तो आर वहीं पर था। और चौथी कौन सी है, आर की इंटेंशन थी कि वो पी को कंपनसेट करे। ठीक है बेटा, तो ये था कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। टाइम बार डेट क्या होता है बेटा, सपोज एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को एक डेट दिया, जो डेट रिसीव करने का टाइम था वो खत्म हो गया। तो ये जो टाइम होता है बेटा ये वेरी करता है वेरियस लॉज में। 3 साल से लेके 10 साल का जो पीरियड होता है इसके बीच में वेरी करता है। यानी सपोज अगर हम बात करें दो पर्सन की, ए और बी, ए ने बी को दिए 1 लाख रुपीस और बी ने 3 साल हो जाने के बाद भी वो पैसे नहीं लौटाए, तो इस केस में ये डेट कैसा हो गया, ये हो गया टाइम बार्ड। अगर हम बात करें उस डेट पे कंडीशन लगती थी 3 इयर्स की, तो ये टाइम बार्ड हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो उस केस में क्या हो रहा है, अब प्रॉमिस दी जा रही है कि वो पे करेंगे टाइम बार्ड डेट को, तो वो भी वैलिड हो जाएगा। इसी हमारे एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें, ए ने बी को 1 लाख रुपीस दिए थे, 3 साल हो चुके हैं, तो अब क्या हुआ, बी ने पैसे वापस नहीं किए और ए उसे रिकवर भी नहीं कर सकता क्योंकि वो टाइम बार्ड हो चुका है। अब होता क्या है, बी की इंसानियत जाग जाती है और बी ए के पास आता है एक दिन और बोलता है कि मैं तुम्हारी मनी लौटाना चाहता हूं, बट 1 लाख मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको 80,000 रुपीज ही दे पाऊंगा। तो बी प्रॉमिस करता है ए को कि मैं आपको 80,000 रुपीज जो है वो आपके लौटाना चाहता हूं, और फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा हमारा डेट का। 1 लाख जो आपने मुझे दिए थे 80,000 करके फाइनल सेटलमेंट कर लो। तो ए अग्री करता है, ठीक है आप बिल्कुल प्लीज कर दीजिए ऐसा। तो इन केस अगर बी नहीं करता है, वो 80,000 रुपीज नहीं लौटाता है, तो ए उसे स्यू कर सकता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज एजेंसी। एजेंसी के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें कोई कंसिडरेशन नहीं होती जब क्रिएशन होता है एजेंसी का, स्टिल वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो एनफोर्सेबल होते हैं। जब हम पढ़ेंगे बेटा सेक्शन 185 तो वहां पर हम इसे अच्छे से डील करेंगे। कंप्लीटेड गिफ्ट्स, इन केस ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट्स द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अप्लाई। यानी जो जब हम गिफ्ट देते हैं तो उस केस में नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट वाले रूल अप्लाई नहीं होते। तो बेटा जो गिफ्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर गिफ्ट देने की बात की जाती है वो भी एनफोर्सेबल हो जाते हैं, भले ही उन गिफ्ट्स में क्या होता है, कंसिडरेशन नहीं हो। सेक्शन 25 की जो एक्सप्लेनेशन 1 है वो डिफाइन करती है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द वैलिडिटी एज बिटवीन द डोनर एंड डोनी ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड, दस गिफ्ट डू नॉट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन। यानी गिफ्ट को कोई भी कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट इज बेलमेंट, नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू इफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट हम पढ़ेंगे सेक्शन 148 में, तो वहां पर हम इसे और अच्छे से समझेंगे। चैरिटी के केस में भी कोई कंसिडरेशन नहीं होती, फिर भी ये स्टिल एक वैलिड अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा टॉपिक कंसिडरेशन का। कंसिडरेशन में हमने अच्छे से समझा कि कंसिडरेशन होता क्या है। एक बार समराइज करें कंसिडरेशन को कि कंसिडरेशन होता क्या है, तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो आता है, कंसिडरेशन इज ए प्राइस फॉर द प्रॉमिस। यानी कंसिडरेशन एक प्राइस है प्रॉमिस के लिए ऑफ द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी के लिए, एंड इट मे बी ईदर इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिट और सम डेट्रीमेंट टू द पार्टीज। या तो किसी एक बेनिफिट के रूप में भी हो सकता है या किसी नुकसान के रूप में भी हो सकता है। कंसिडरेशन कुछ भी हो सकती है, जैसे हमने बात की थी समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, जो कंसिडरेशन मूव होगी वो प्रॉमिसर की डिजायर पर होगी। इट मे बी एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, ये एग्जीक्यूटेड भी हो सकती है, एग्जीक्यूटरी भी हो सकती है। पास्ट कंसिडरेशन जो है वो वैलिड है प्रोवाइडेड इट मूव्ड एट द प्रीवियस रिक्वेस्ट ऑफ द प्रॉमिसर। जो प्रॉमिसर था उसकी रिक्वेस्ट पे ये मूव होनी चाहिए थी, तभी पास्ट कंसिडरेशन क्या है बेटा, वैलिड है।
इट मस्ट नॉट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज ऑलरेडी लीगली बाउंड टू डू। ये वो नहीं होना चाहिए जो प्रोमिसर लीगली बाउंड है। जैसे हमने एग्जांपल किया था ए और पुलिसमैन का। इट मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी थर्ड पार्टी। ये मूव हो सकती है प्रोमिसी से या थर्ड पार्टी से। इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट रेलिवेंट। कंसिडरेशन की इनएडिक्वेसी रेलिवेंट नहीं है। ये भी हमने समझा था कि एक पर्सन थे, वो 10 लाख का उनके पास हाउस प्रॉपर्टी थी, वो 6 लाख में बेच रहे थे। कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल, बट कंसिडरेशन लीगल होनी चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। जो जनरल रूल होता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इसकी भी हमने एक्सेप्शन की थी, सेक्शन 25 ने बताई थी। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कांट sue, but in some exceptional cases the contract may be enforced by a person who is not a party to a contract। ये भी हमने प्रिविटी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में समझा। तो ये था बेटा हमारा कंसिडरेशन टॉपिक। अब आप इसे करिए रिवाइज। इन केस आपको अगर आती है कोई प्रॉब्लम तो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8287377353। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।